जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार के पार्ट में आर्टिकल 28 तक अध्ययन किया था। जो हमारा मूल अधिकार, इसकी चर्चा 12 से लेकर 35 तक की गई है, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है हमारे संविधान में। इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 28 तक अध्ययन कर लिया। आज हम लोग आर्टिकल 29 और 30 का अध्ययन करेंगे, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यक, देखिए, अल्पसंख्यक जानने से पहले आप लोग दो बातें ध्यान रखिएगा कि जो अल्पसंख्यक होते हैं ये पूरे देश में नहीं गिने जाते हैं, केवल राज्यों में गिने जाते हैं। का जो विभाजन होता है वो राज्यों के आधार पर होता है, और ये जो होते हैं ये किसी जात के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं होते हैं। ये धर्म के आधार पर होंगे या फिर भाषा के आधार पर होंगे। जैसे देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में आप लोग देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग हैं। इसमें बंगाली वाले कम है, गुजराती वाले भी कम है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है वो बंगाली और गुजराती आ जाएंगे अल्पसंख्यक, मतलब ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे। लेकिन वहीं आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी बोलने वाले माइनॉरिटी में आ जाएंगे, और बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर भी हिंदी बोलने वाले माइनॉरिटी में जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बंगाली भी जो है वो भी माइनॉरिटी में है, और गुजराती भी माइनॉरिटी में आता है। तो वो, और आप देखेंगे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश में, इनमें जो है, इनमें हिंदू धर्म क्या है, मेजॉरिटी, मतलब हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, और मुस्लिम धर्म, जैन धर्म इत्यादि जो यहाँ पर ईसाई धर्म है ये अल्पसंख्यक में आते हैं। लेकिन वही आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, जैसे नागालैंड हो गया, नागालैंड में जो इसमें हिंदू माइनॉरिटी में आ जाता है, और मिजोरम में भी 82% क्रिश्चियन है। इसमें यहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग क्या है, माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि, जान लीजिए कि जो अल्पसंख्यक होते हैं ये जात के आधार पर नहीं होते हैं, केवल धर्म के आधार पर होंगे और भाषा के आधार पर होंगे। और इनका जो गणना की जाएगी वो पूरे देश में नहीं की जाएगी, केवल इनका गणना केवल राज्यों में की जाएगी। आर्टिकल हमारा पहला 29 है, इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनको हितों की कैसे रक्षा की जाए, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें दो बातें कही गई। पहली बात कही गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग के जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार। यानी कि वह व्यक्ति जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का निवासी हो या फिर भारत का नागरिक हो, यानी कि वह भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का निवासी और भारत का नागरिक हो, उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। भाषा मतलब तो आप लोग समझ ही सकते हैं। लिपि मतलब देखिए ऐसा होता है, जैसे देखिए जो हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी लिपि है, इसमें बाएं तरफ लिखा जाता है, दाएं तरफ। लेकिन उर्दू भी एक भाषा है, लेकिन इसकी लिपि क्या है, खरोष्टी है, इसमें दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखा जाता है। वही कहा गया है कि भारत के अगर आप राज्य क्षेत्र के किसी भी निवासी और नागरिक हैं तो आपको अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, मतलब कि आपसे संविधान से मतलब कोई छीनेगा नहीं। फिर इसी में कहा गया कि जब आपको बनाए रखने का अधिकार है तो राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको किसी भी शिक्षा संस्थान में, जो कि राज्य द्वारा उसका पोषण किया जा रहा है, कि मतलब उसमें सहायता दी जा रही है, फिर उसका राज्य सर्व सब कुछ वही देख रहा है। जैसे सरकारी स्कूल हो गए, उसका तो सरकारी सर्व होती है, सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं हो गई, तो उनमें आप धर्म, किसी के धर्म के आधार पर मूलवंश करें। मूलवंश जैसे मतलब आप लोग देखेंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग होते हैं उनके जो दांत होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और उनका मुंह से हमेशा लाल आता रहता है। तो इस आधार पर अगर भारत के कहीं कोई भी जनजाति उसका चेहरा इस प्रकार से है, तो आप उसके आधार पर और उसके जात के आधार पर या फिर भाषा के आधार करके, तुम गुजराती हो, तुम बंगाली हो, तुम तेलुगु वाले हो, तुम तमिल वाले हो, तो इस आधार पर आप किसी भी धार्मिक संस्था में उसको पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। पहली बात कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए कि आपको अपनी शिक्षा, संस्कृति, भाषा और लिपि बनाए रखने का अधिकार है। दूसरी बात कहा गया कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं, आपके धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर आपको किसी भी शिक्षा संस्था में जाने से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी पर अंबेडकर जी और बी.एन. राव में बहस हो गई। बी.एन. राव जो तो संवैधानिक सलाहकार थे, बहस हो गई कि अल्पसंख्यकों को हम कितना भी कह दें कि आप जो है वो बहुसंख्यक के स्कूल में, फिर मतलब जो बहुसंख्यक लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर जाने पर एक्वर्ड फीलिंग होगा। जैसे आप देखेंगे अगर कोई कॉलेज में अगर कोई महिला बुर्का पहन कर चली जाती है या फिर कोई साड़ी पहन कर जाते हैं तो उसको एक लोग अजीब ढंग से देखते हैं। तो जब अजीब ढंग से देखेंगे तो उसको भी थोड़ा मतलब ऐसा फील होगा, तो वो स्कूल जाएगा नहीं, वो पढ़े नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे माइनॉरिटी जो है
उसमें शिक्षा बढ़ेगा नहीं और वो पीछे चल जाएगी। तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई आर्टिकल 30 में। उसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी एक शिक्षण संस्था बना सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो अपने कल्चर की पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गए। इसमें दो बातें कही गई है। पहली बात कही गई कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, यानी कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक है और जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने मन पसंद के शिक्षण संस्थाएं बनाने का अधिकार है और उन्हें प्रशासन करने का भी अधिकार। ये चीज़ में कहा गया, मतलब कि अगर उन्हें जो बहुसंख्यक लोग जहाँ पढ़ रहे, अगर वहाँ पर जाने में अगर उनको दिक्कत हो रहा है तो वो अपने मन से अपनी एक शिक्षण संस्था बना सकते हैं। फिर इसमें दूसरी बात कही गई है कि अब भाई जब जहाँ पर बहुसंख्यक हैं वहाँ पर देखेंगे आप लोग की जो सरकारी स्कूल है वहाँ बहुसंख्यक अगर पढ़ रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी है इसमें जो पैसा दे रहे हैं इसको सरकार दे रहे हैं, तो इन लोग को पैसा कौन देगा? इन लोग को पैसा सरकार ही देगी। तो वही बात इसमें कही गई कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में किसी राज्य के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। यानी कि जब राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार जब उसको पैसा देगी जो शिक्षण संस्थान बनाए अल्पसंख्यक, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म वाले उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक है उनको ज़्यादा पैसा दे दे और जो मुस्लिम धर्म वाले उनको कम पैसा दे दे, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, उससे समान पैसा देना पड़ेगा, ये चीज़ कहा गई है। और देखिए एक बार जो केस हो गया था तो कर्नाटक सरकार के ऊपर एक संस्था ने की था, तो उसमें सरकार ने कहा था कि जो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें वो प्रवेश संबंधी और नियुक्ति संबंधी नियम तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति के लिए जो एलिजिबिलिटी मतलब जो योग्यता होगी वो सरकार निर्धारित करेगी, ये चीज़ में कहा गया है। तो आप लोग देखिए इसको याद कैसे करेंगे। पहले में क्या कहा गया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए इसमें दो बातें कही गई। पहली बात कही गई कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। संस्कृति मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखेंगे कि मुस्लिम लोग अगर मिलते हैं तो वो आदाब करते हैं, या फिर हिंदू धर्म के लोग अगर उनसे कोई बड़ा है तो उसको प्रणाम करते हैं, फिर और भी बड़ा तो उससे प्रणाम करके उसका पैर छूते हैं, या फिर अपने बराबरी वाले दूसरे तो नमस्ते कर लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें कहा गया है कि उनकी संस्कृति मतलब इसको भी वो बचा सकते हैं। दूसरी बात कही गई कि उनके कोई भी शिक्षा संस्था अगर उन्हें धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर उनको जानने में थोड़ा awkward सा फील होगा, तो इसके लिए वो अपनी खुद की एक धार्मिक संस्था बना सकते हैं जिनमें जो है सरकार सहायता करेगी और सहायता करेगी, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, उनको सहायता जो है सबको समान प्रदान करेगी। ये चीज़ आर्टिकल 29 और 30 में। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।